happy to provide the details. पर माननीय मंत्री जी, ग्रामीण आवास में पूछने वाले 50 हैं, सप्लीमेंट्री है, इसलिए आप ग्रामीण आवास का आपका विषय नहीं है। वह विषय मेरा नहीं है, पर हम क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और ग्रामीण के दो था, तो हम इसमें भी थोड़ी सी अपने आप को एजुकेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, श्री M.K. राघवन। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटेल पर है। इटी मोहम्मद बशीर। Hajj embarkation and scholarship scheme and its expenditure. Sir, if you look to the budget allocation and its expenditure, since the last 4 or 5 years, expenditure is negligible, sir. I am quoting from the Standing Committee of the Ministry. It says, the committee are surprised to note that the Ministry was not able to spend the budgetary allocation fully 2021, despite its being reduced by more than 10,000 crores. Ministry also says, Standing Committee report says, Ministry of Minority Affairs has stood way behind utilizing the allotted fund. This surely calls for some introspection. Sir, how is this situation, sir? Minority funds, not only the scholarship fund, minority funds, there are various schemes, but expenditure, minister may be knowing. I'm not blaming the minister. Why it is happening like that? What I wish to ask to the minister is that, why you are not spending the money allotted to you to the budget? If this is the position, where it will go? What are the problems of minorities? So what I'm asking is whether the Honorable Minister is aware of it. If so, what remedial steps the government is going to take to fulfill the commitment of this House? Thank you. माननीय सदस्य, इतनी नाराजगी की जरूरत नहीं, माननीय मंत्री जी जवाब दें। जो हमारी सरकार है वो डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, इस संकल्प के साथ समाज के सभी वर्गों के तरक्की के लिए काम कर रही है। आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वैसे मैंने उसका उत्तर दिया है। आपका पहला क्वेश्चन है हज एम्बार्केशन पॉइंट का। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद हज कमेटी के भी पहले मेंबर रहे हैं। ही नोज वेरी वेल। आज पेंडेमिक पीरियड में पिछले 2 सालों से हज नहीं हो रहा है। 21 एम्बार्केशन पॉइंट थे। हम लोग वेट कर रहे हैं सऊदी अरब सरकार का कि सऊदी अरब सरकार अगर हज के बारे में कोई बायलैटरल एग्रीमेंट करती है। इस जो वर्तमान समय में हम सब चाहते हैं कि हज हो, लेकिन डिपेंड करता है कि सऊदी अरब सरकार क्या फैसला करती है। और इसलिए जो है इस बार सऊदी अरब सरकार के और पेंडेमिक पीरियड के दौरान हमने 21 एम्बार्केशन पॉइंट से 10 एम्बार्केशन पॉइंट पर तैयारी के लिए तैयारियां शुरू की हैं। अभी हमें पता नहीं कि सऊदी अरब क्या डिसीजन करेगा। दूसरा आपका जो है वो स्कॉलरशिप पे है। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं। मैं उनको बताऊं, 2014 से पहले, यानी कि 2014 से पहले जो है वो कई दशक की बात मैं कर रहा हूं, केवल 3,03,73,000 स्कॉलरशिप माइनॉरिटी कम्युनिटी को दी गई। पिछली सरकारों में जो बहुत माइनॉरिटीज के नाम पे बात करती है, मोदी जी के सरकार में इन पिछले 7 सालों में 5,20,00,000 स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें 50% से ज्यादा लड़कियां हैं। और जिसका असर यह हुआ है कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो ड्रॉप आउट रेट सर घटा है और इनरोलमेंट बढ़ा है। जहां तक मिनिस्ट्री के बजट का सवाल है, अगर हम आपको वो आईना दिखाएंगे तो आपको थोड़ा कष्ट होगा कि पिछले जो है वो दौरान जो बजट का आपका एक्सपेंडिचर था और बजट क्या था। 2013-14 में 1888 बजट था, यानी 2000 मोदी जी की सरकार नहीं थी, और उसका खर्च जो है, एक्चुअल खर्च जो है वो 1814 हुआ। आज जो है वो 2020-21 में हमारा जो बजट था वो 2530 था एक्चुअल बजट, और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो 2400 के करीब हुआ है। इसलिए हमारा एक्सपेंडिचर भी ठीक है और ग्राउंड पर भी उसका इम्पैक्ट हो, असर हो, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 304, 308, 309,
माननीय मंत्री जी क्लब कर दें आपकी जाए तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 304 अब्दुल खलीक जी। 304 माननीय मंत्री जी। सर उत्तर सभा पटल पर। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल पूछा था सीखो और कमाओ स्कीम के बारे में। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ सीखो और कमाओ नहीं, वो नई मंजिल, गरीब नवाज फाउंडेशन, मौलाना आजाद फाउंडेशन, उस्ताद सारे स्कीम के बारे में बताया। अध्यक्ष महोदय, स्किल डेवलपमेंट के स्टैब्लिश नॉर्म्स कहते हैं जिन लोगों को वो ट्रेनिंग मिलते हैं उनमें से एटलीस्ट 75% लोगों को प्लेसमेंट मिलना चाहिए, और वो 75% के अंदर एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 50% ऑर्गेनाइज सेक्टर में होना चाहिए। मंत्री जी ने जवाब में बताया आसाम में, सिर्फ आसाम में ये कितने साल वो नहीं बताया, लेकिन बताया ये 19,727 को ट्रेनिंग मिला और उनमें से 8,476 को प्लेसमेंट मिला, जो 50%, 75% नहीं होते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े बोलते हैं 2019-20 आसाम में 4,256 लोगों का ट्रेनिंग मिला, लेकिन एक भी लोगों का, हाँ पेंडेमिक जरूर था, लेकिन एक भी लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिला। इसका कारण क्या है अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ। और भी जो पीआईए का नाम दिया है अध्यक्ष महोदय, ये पीआईए में बारपेटा और बंगाईगांव जिला में जो ओरियन एडुटेक एंड वैल्यूड फेफटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंने तो कभी नाम नहीं सुना और मेरा जो कंसर्न डीएम है वो भी नाम नहीं सुना। वहाँ एक्चुअली ट्रेनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके मुताबिक जनप्रतिनिधि को भी मालूम हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी मालूम हो, क्योंकि मैंने नई रोशनी के लेकर एक खत भी लिखा था मिनिस्ट्री को, जवाब भी मिला। वहाँ पे जो पीआईए काम कर रहा है, जब मैंने वेबसाइट क्लिक किया कुछ नहीं मिला, एड्रेस दूसरा दिया था, वेबसाइट में कुछ नहीं आया, इसलिए इसका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए और मैं जवाब चाहता हूँ मंत्री जी से। सर, ऑनरेबल मेंबर ने एक बार पत्र भी लिखा था और उनको जो है वो जवाब भी इस संबंध में दिया था। पूरे देश में रोजगार से जुड़े हुए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम केंद्र सरकार विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। हमारी मिनिस्ट्री भी जो है वो सीखो कमाओ, उस्ताद और हुनर हाट के माध्यम से जो हमारे स्किल और कौशल है उसको जो है बढ़ावा भी दे रही हैं, उसको रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। इन पिछले 2 सालों की जो बात की है ऑनरेबल मेंबर जानते हैं कि इन 2 सालों में पैंडेमिक पीरियड के दौरान विभिन्न चुनौतियां और विभिन्न समस्याएं सभी पूरे देश में थी, न केवल देश में पूरी दुनिया में। उसके बावजूद भी हमारी कोशिश रही कि जो हमारे कार्यक्रम हैं, चाहे वो ऑनलाइन होते रहें, चाहे वो वर्चुअल किए जाएं, उसके माध्यम से कार्यक्रम जो हैं वो रुके ना, और उस संबंध में हमारे मंत्रालय ने काम किया है। और आपके जो असम के बारे में कहा है वो मैंने आपको डिटेल में दिया है। महोदय, जो नई सीखो और कमाओ और नई मंजिल का जो पीआईए के लिस्ट दिया है, इनमें से एक पीआईए है जो आसाम में एक्चुअली एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग्स बनकर काम करते हैं, वो भी दिखना चाहिए मिनिस्ट्री को, मैं नाम नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा ईटीएम बशीर साहब ने उठाया था, मैं सीखो और कमाओ, सिर्फ सीखो और कमाओ 2019-20 में बजट एक्सपेंडिचर ये था 250 करोड़, एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ओनली 175 करोड़। 2020-21 में और बजट ये था सर 250 करोड़, एक्सपेंडिचर हुआ 190 करोड़। 2021-22 में एलोकेशन हुआ था 275 करोड़, लेकिन इस साल तो जो अगले बजट 2022-23 में, ताकि मिनिस्ट्री ने जो भी कारण हो, मिनिस्ट्री ने खर्चा कर नहीं पाया, इसलिए इस बार बजट रिड्यूस हो गया। इस बार बजट में सिर्फ 235 करोड़। इसका कारण क्या है, और मिनिस्ट्री ऐसा कुछ मैकेनिज्म डेवलप करेगा क्या ताकि हर साल ये स्टैब्लिश नाम है, हर साल नॉर्मली बजट इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ सीखो और कमाओ में देखा बजट डिक्रीज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं और एक गुजारिश मंत्री जी से करता हूँ, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हो या पहले का जो एमएसडीपी कार्यक्रम, आसाम या दूसरे जगह भी काफी आईटीआई भी बनाया था, उसका बिल्डिंग तो जरूर बन गया, लेकिन वो आईटीआई नहीं चालू हुआ। मेरा क्षेत्र में भी एक है, वो सारे आईटीआई चालू होना चाहिए।
और मंत्री जी का मैं दूसरा एक धन्यवाद भी देता हूँ, आसाम में 21 स्कूल भी बनाया। वो स्कूल कब से चालू होगा, स्कूल का क्या नॉर्म होगा, जो स्कूल होगा वो क्या नॉर्म होगा, कैसे चालू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगा या स्टेट गवर्नमेंट चलाएगा। और सिर्फ स्कूल के नहीं, कॉलेज भी बनाना चाहिए और मिनिस्ट्री के अंडर में। मैं यहाँ नहीं बोलता हूँ कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने मंत्री, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जहाँ पिछड़े जैसा आसाम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट हो, आसाम के बरपेटा डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ शिक्षा के प्रसार बहुत ही कम है, वहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मैं गुजारिश रखूंगा मंत्री जी इसका इनिशिएटिव लेंगे। सर, किसी पीआईए के बारे में, इंडिविजुअल पीआईए के बारे में ऑनरेबल मेंबर ने बताया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा वो भी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि एक नॉर्म है पीआईए के इनपैनलमेंट के लिए, और पीआईए जो इनपैनल होगा उसको जो है वो किस तरह से उसके जो दिशा निर्देश है उसके आधार पे काम होता है, और उसकी भी निगरानी और देखभाल होती है, देख रेख होती है, चाहे वो कितने बड़े व्यक्ति से जुड़ा हो और चाहे कितने छोटे व्यक्ति से। दूसरा, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो एमएसडीपी और दोनों जोड़कर आपने बताया है, 2014 से पहले प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में केवल 90 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। उसके बाद यानी एमएसडीपी में, उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो है वो एमएसडीपी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम बनता है, और लगभग 300 से ज़्यादा ज़िले उसमें जोड़े जाते हैं। और माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में आपके असम में भी कुछ ज़िले थे जो पीएमजेवीके में थे या एमएसडीपी में थे, केवल कुछ डिस्ट्रिक्ट। आज जो है वो पूरा देश और पूरे देश के सभी ज़िले, सभी तहसील, सभी ब्लॉक और सभी शहर 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और भी जितनी चीज़ें हैं वो बना सकते हैं, और उसका लाभ समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज को होगा। इसलिए जो है वो ये सरकार जो है, मैंने जैसा शुरू में कहा कि डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, इसका जो है मोदी जी की विकास का मसौदा वोट का सौदा कभी नहीं था। इसीलिए इस 7.5 सालों के अंदर हर हिंदुस्तानी और ख़ासतौर से गरीब की आंखों में खुशी और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। उसके अलावा जो माननीय सदस्य ने कहा सर कि केवल ये जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री जो जहाँ पर गैप है उसको भर रही है, लेकिन जो देश भर का अलग अलग योजनाएं हैं विभिन्न मंत्रालयों की, उसका लाभ समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज को भी बराबर के साथ हो रहा है। एक मैंने सर सर्वे कराया था जिसमें कि हमने जो है वो अन्य योजनाओं का लाभ जो है वो अल्पसंख्यक समाज को कितना हुआ, मैं एकदम संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि जैसे 2,31,00,000 गरीबों को घर दिए गए, अभी आपने पक्के घर की बात की, उस 2,31,00,000 में लगभग 31% जो नोटिफाइड माइनॉरिटी इलाके हैं उनको मकान मिले, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो कि बेघर थे। उसी तरह से 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी गई। आपको मालूम है कोविड पीरियड में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें 33% ऐसे लोग हैं जो नोटिफाइड अल्पसंख्यक समाज के हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उनको फायदा हुआ है। 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सर दी गई है, उसमें 37% अल्पसंख्यक बहनों को उसका लाभ मिला है। इसी तरह से स्वरोजगार के अवसर सृजन कराने के लिए मुद्रा योजना, इस मुद्रा योजना के तहत लगभग जो है वो 34 करोड़ मुद्रा योजना का दी गई है, उसमें 35.6% जो है वो अल्पसंख्यक लोगों को उसका लाभ मिला है। इसी तरह से जो है एक के बाद एक सर मेरे पास पूरा डिटेल है कि समाज के सभी वर्गों के साथ साथ नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब, कमजोर तबके, पिछड़े, उनकी आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली आए। इसीलिए डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट विद डिग्निटी, ये हमारा संकल्प है। क्वेश्चन नंबर 308 डी रवि कुमार। Honorable Speaker, sir, as per the 2011 census,
the population of the minorities in our country is 23.39 crore. It is about 19.3% of total population. The total budget for minorities, accounting for 19.3% of the population, is very, very meager in our present budget. This year budget is 22,04,422 crore, which is an increase of about 23% compared to last year. But at the same time, the Ministry of Minority Affairs budget is only 5,020.50 crores, approximately 0.23% of the total budget. The Ministry of Minority Affairs budget has been increased only by 4%, that is 209.73 crores in total. Sir, many schemes earmarked to minorities education purpose has been reduced. 1 crore reduction in the budget of COM Backward Progressive Scheme, 41 crore reduction in Skill Development Initiative Scheme, 41 crore reduction in Nai Manzil Scheme, and 5.50 crore in the Leadership Development of Minority Women Scheme. The budget of the Maulana Azad Foundation has been abolished altogether, and a provision of only 1 lakh. Sir, I would like to know whether the government has any plan to make a sub-plan for Muslim minorities like SC/STs, because the Sachar Committee and Rangnath Mishra Commission has already recommended it, and also for your information, Honorable Jagan Mohan government in Andhra Pradesh have already introduced the sub-plan scheme for minorities in Andhra Pradesh. I want to know whether the government has any such plan to make a sub-plan for minorities. सर, सबसे पहले मैं ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहूँगा कि हमारी मिनिस्ट्री मुस्लिम मिनिस्ट्री नहीं है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं। उसमें जो है वो मुस्लिम हैं, जैन हैं, सिख बंधु हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, और सभी समाज के हिस्सों का विकास हमारी मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक सवाल है आपने जो बताया कि एजुकेशन में जो है वो बजट कम हुआ है, मैं केवल इतना जानकारी देना चाहता हूँ कि 2013 में 14 में 3 करोड़ 3 लाख जो लाभार्थी थे वो विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं के थे। आज की तारीख में जैसा कि मैंने पहले कहा कि 5 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लाभार्थी 7 साल में हो गए। उसके अलावा एजुकेशन में बजट जो है वो 2013 में 14 में 1888,000 था, और आज की तारीख में 2515 करोड़ आज की तारीख में है, तो वो भी बढ़ा है। इसलिए हमारी कोशिश है कि समाज के सभी हिस्सों के साथ साथ जो माइनॉरिटी हैं वो भी डेवलपमेंट के बराबर के हिस्सेदार भागीदार बने। इसीलिए हमारा जो मोदी जी की सरकार का इंजीनियरिंग है, PWD इंजीनियरिंग, यानी पुअर, डाउन ट्रेडन एंड वीमेन, और इस PWD इंजीनियरिंग का लाभ हो रहा है कि आज समाज के सभी वर्ग बराबर से तरक्की के हिस्सेदार भागीदार बन रहे हैं। श्री ए राजा जी। Sir, empowerment of minorities cannot be measured in terms of budgetary support. Of course, Minister is submitting before the court that the course of time, budgetary support is being enhanced. Sir, my worry is, we are talking about the protection of minorities. It itself is wrong in the democracy. Protection is not the real democracy. The effective participation of minorities in the administration must be ensured. Then only democracy will be protected. Sir, past 10 years or 15 years, the number of representation in the All India services in the executive domain, IAS, IPS, प्रश्न क्या है आपका? IAS, IPS, coming down. Whether the government has taken the note on this issue, the number of representations is dwindled down drastically. If it is so, what type of measures we are going to take in this direction? सर, हम जो है वो अल्पसंख्यकों के विकास को भी देश के विकास के साथ जोड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने कहा कि जो डेवलपमेंट विद डिग्निटी और एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, तो दिक्कत ये हुई थी कि पहले अल्पसंख्यकों के विकास की बात होती थी
अपीजमेंट होता था, लेकिन विकास नहीं होता था। आज की तारीख में हमने अल्पसंख्यकों के विकास को भी देश के विकास के साथ जोड़ा है। हमने जो है वो देश के, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली है। और जो आपने ऑनरेबल राजा ने जो कहा कि जो सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज में समाज के सभी हिस्सों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के हिस्सों की भी भागीदारी हो। देखिए सभी की। देखिए, हम मानते हैं कि हमने जो है वो इस संबंध में प्रयास किए हैं। फ्री कोचिंग भी जो गरीब हैं और एलिजिबल हैं, जो काबिल लोग हैं, उनको हम फ्री कोचिंग दे रहे हैं। और आपको मैं यहाँ कहूँगा नहीं, लेकिन आप 2017, 2018, 2019 का जो है यूपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए और भी सर्विसेज का रिजल्ट देख लीजिए। आपको अंदाजा लग जाएगा कि मोदी जी की सरकार आने के बाद और उससे पहले क्या फर्क था। पहले स्ट्रक्चर कमेटी का नाम तो होता था कि साहब कुछ नहीं हुआ। आज जो है हम बिना ढोल पीटे हम कह रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने कोई एहसान किया है। उनके अंदर काबिलियत थी, वो जो है वो काबिल थे, उनकी काबिलियत की हमने कद्र की है। एन.के. प्रेमचंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल पूछना चाहिए। कल मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ एक सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया ये क्वेश्चन उसमें रिलेटेड नहीं है, माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ रिलेटेड किए। इसलिए मैंने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर्स जन विकास कार्यक्रम योजना। ये प्राइम मिनिस्टर्स विकास कार्यक्रम योजना, ये स्कीम राजेंद्र सिंह सचार कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के बाद ये स्कीम बनाया। इस स्कीम के साथ हायर एजुकेशन फैसिलिटीज हैज टू बी प्रोवाइडेड to the minorities, for which special preference has to be given to the minorities. I would like to know from the Honorable Minister a specific question, that is whether in sanctioning the Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya, as per answer 320 to the answer question 320, whether due preference and priority will be provided by the Education Ministry in the minority concentrated blocks, in which 808 blocks are already been identified by Government of India, in which minority concentration is there, whether a direction or a guideline will be provided so as to give priority to start or commence the Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya. Thank you very much, sir. सर, संप्रदाय के आधार पर कोई प्रेफरेंस नहीं। मेरा 2 लाइन का सवाल है। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो एलिजिबल है, उसको जो है वो तरक्की की धारा में शामिल होना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। आप जो है वो सांप्रदाय का जो है वो झुंझुना बहुत दिनों में आपने दिखाया, किया कुछ नहीं। हमने बिना इस तरह के पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन के, राजनीतिक शोषण के बगैर भी हमने उनका सशक्तिकरण किया है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मोहम्मद जावेद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गौरव सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मैं किशनगंज से आता हूं, जहां लगभग 68%। हाँ, तो मैंने आपको प्रश्न पूछने के लिए जी सर 1 मिनट दिया जाए सर। वहां पे सर एएमयू को, जिसके लिए आपने भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को रिक्वेस्ट किया था सर, हमारे रिक्वेस्ट के बाद माननीय मंत्री जी ने 2 जगह बॉयज और गर्ल हॉस्टल के लिए 50-51 करोड़ रुपया दिया, लेकिन किशनगंज में नहीं दिया सर। मेरा आपके माध्यम से ये मंत्री जी से जानकारी चाहिए, ये कब तक मिलेगा। और दूसरी बात ये है सर कि हमारी बहन महुआ जी ने 2 दिन कबल यहाँ कहा था कि 10,000 या 12,000 करोड़ का जो एयरपोर्ट का मिनिस्ट्री है, इसको बंद करना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा इस सरकार से कि माइनॉरिटी जिसकी बजट 5 करोड़ है, जबकि हमारा एनुअल बजट 22 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि माइनॉरिटी के बारे में ये कुछ करते नहीं है सर। ये बोलते जरूर हैं, लेकिन माइनॉरिटी के बारे सर, किशनगंज और सीमांचल की दुर्दशा ये है कि हर 2 आदमी 3 आदमी में गरीब है, माइनॉरिटी इलाका है सर। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ वो जो फाइनेंस मिलना चाहिए एएमयू सेंटर के लिए, वो लागू कराएं, दिलाएं,
और माइनॉरिटी हॉस्टल दिलाएं। और मैं एक मिनट सर, मंत्री जी, एक मिनट। ऐसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी सदन में इंटरवीन करना चाहिए। मानो कोई भी योजना होती है, तो कोई भी योजना के अंदर मानो अन्य योजना हुई, पीडीएस हुई, तो बजट में उसको कोई अंतर तो किया नहीं जाता। हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को, सबको मिलता है। तो बजट तो ऑल टू ऑल लोगों के काम आता है ना। आप 22 लाख करोड़ बात करो तो उसमें डिप्रेशन थोड़ी कर दिया कि केवल पार्ट एंड पार्सल दिया जाए। अपन यहाँ पर सदन में सभी जाति धर्म के विकास की बात करें, लेकिन कम से कम उस विषय का ध्यान रखें। माननीय मंत्री जी। सर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो मोदी जी ने नहीं बनाई है। ये तो आपकी जो है वो विरासत को हम अभी ढो रहे हैं। आपने अच्छा सुझाव दिया इस सदन के पटल पे खड़े होकर के कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बंद होनी चाहिए और मिनिस्ट्रीज से उसका जो फायदा हो रहा है तो वो आपका अपना सुझाव है, आपको मुबारक हो। जहाँ तक सवाल है, आपने जो कहा कि जो सेंट्रल स्कूल्स हैं, हमने जो है वो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विद्यालय फाउंडेशन और उसके अलावा नवोदय विद्यालय, इनसे हमारा अरेंजमेंट हुआ है। और डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ पर गैप है, जहाँ पर जो है वो केंद्रीय विद्यालय स्थापित नहीं है, वहाँ पर उनकी स्थापना हो सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, आपने कहा कि 2 चीज़ें हमने किशनगंज में राज्य सरकार की तरफ से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप जरूर वहाँ के किशनगंज के लिए, क्योंकि अभी पहले तो किशनगंज ही जो है वो उस MSD इसमें PMJBK के तहत आता था। अब तो संपूर्ण बिहार है। आप अपनी सरकार को भी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है वो सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रस्ताव भेजिए, वो होगा। क्वेश्चन नंबर 316 राजश्री मलिक। माननीय मंत्री जी लेकर दें जी, सभा पटल पर। क्वेश्चन नंबर 305 रविंद्र कुशावाहा जी, क्वेश्चन नंबर 305। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर स्वच्छ वातावरण के लिए प्राकृतिक ईंधन के माध्यम से वाहनों को चलाया जाए और सरकार की जो योजना है कि यह इलेक्ट्रिक वाहन के माध्यम से हम देश में वाहनों को चलाने का आगे बढ़ाएं। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि गांव गली मोहल्ले हर जगह बड़ी मात्रा में पेट्रोल पंप खोले जा रहे हैं, लेकिन सीएनजी के जो पंप हैं वो महानगरों में है। देहाती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में सीएनजी पंप नहीं लगाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में लोग 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन चला रहे हैं और उनको सीएनजी से भराने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या ग्रामीण इलाके में सीएनजी पंप की स्थापना करने का विचार है क्या? Sir, I would like to inform the honorable member that the process of ensuring that CGD networks and through CGD networks CNG pumps is a process that started in the year 2009 और जब 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी उस समय भारत का केवल 3% एरिया और 9.6% जनसंख्या कवर होती थी। उस समय जीएस थे 31। जो पीएनआरजीबी जो रेगुलेटर है उसके स्थापना से पहले के हैं। अब तक नवंबर 2018 तक 10 राउंड बिडिंग की हो चुकी है और अभी 11th round and 11A round are under progress and are being implemented. This figure has now gone up to 82% of our
land area, geographical area, and 98% of our population. So the honorable member's question is been answered by these facts. कि शुरुआत हुई थी 2009 में जब सिर्फ 3% हमारा एरिया और 9.6% हमारी जनसंख्या कवर्ड थी। 11वें राउंड में और 11A के राउंड के कारण 82% और 98% कवरेज हो जाएगी। ये अभी चालू है। जब बिडिंग होती है, मिनिमम वर्क प्रोग्राम के तहत ऑफर्स आती हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन टाइम होता है कहीं 5 साल, कहीं 10 साल, पर सरकार की नीति यही है कि आखिर हर एक इलाके में, कुछ ऐसे इलाके हैं टोपोग्राफी के कारण, जैसे नॉर्थ ईस्ट हुआ, वहां तक शायद पाइपलाइन नहीं पहुंच पाएगी आसानी से। हम एक नेशनल ग्रिड के साथ उसको जोड़ेंगे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि देश भर में सारे देश को कवर करके, सारी पॉपुलेशन को कवर करके ये सीजीडी नेटवर्क्स और सीएनजी पहुंचाया जाए, डोमेस्टिक यूज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और कहां जहां पे कठिनाई होगी वहां पे हम जो सिलेंडर का सिस्टम है बड़े कैस्केड का, उसके द्वारा करेंगे। सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम खास करके पूर्वांचल के बारे में, हमारा लोकसभा क्षेत्र बलिया और देवरिया में पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं, ये देवरिया बलिया के तरफ भी सीएनजी के पंप खोले जाएंगे क्या? धन्यवाद जी। मैं आपको आई कैन से गिव यू अ वेरी सिंपल आंसर टू द ऑनरेबल मेंबर। जी, खोले जाएंगे और दैट इज अ प्रोसेस विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इवन एज वी स्पीक। सब जगह तक पहुंचाया जाएगा। होता क्या है अक्सर कि जिसको सीजीडी नेटवर्क्स अलॉट किया जाता है मिनिमम वर्क प्रोग्राम के तहत, वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर क्या करते हैं कि जहां पे जनसंख्या की कंसंट्रेशन ज्यादा हो वहां तक पहले ले जाते हैं। जहां पे जनसंख्या डाइवर्सिफाइड और स्प्रेड आउट हो वो बाद में आता है। और आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है बलिया और देवरिया का, मैं बड़ी खुशी से बता रहा हूं कि ये 11वें राउंड में दोनों कवर्ड है। श्री रवि किशन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी ने बड़ा विस्तार से उत्तर दिया, उसके लिए मैं उनको आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं मंत्री जी से ये भी जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि 2009 से 2014 तक का उत्पादन और 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के बाद से लेके अब तक उत्पादन कितना रहा और कंज्यूमर कितने रहे। और साथ में मेरा प्रश्न ये भी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि प्रदूषण इस देश से मंत्री जी समाप्त हो जाए, उसमें सीएनजी की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा संसदीय क्षेत्र निर्वाचन गोरखपुर शहर में मध्य में एक सीएनजी स्टेशन है, वहां पर है, लेकिन वाहनों की कतार बड़ी लंबी रहती है। जब भी मैं वहां से गुजरता हूं अध्यक्ष महोदय, तो ये शहर की जरूरत का प्रयास, अब जैसे कि जानते हैं गोरखपुर हब हो चुका है और बहुत सारे लोगों का, चूंकि नेपाल से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है, पड़ोसी नेपाल सीमा लगती है, वहां पर विभिन्न भागों से जो लोग आते हैं, वहां पर एक भी पंप नहीं है। जबकि वाहनों की सघनता को देखते हुए गोरखपुर शहर से बाहर जाने वाले विभिन्न राजमार्गों में अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सड़क मार्ग से गोरखपुर का रास्ता आगरा पड़ता है, एक्सप्रेसवे लखनऊ। तो महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गोरखपुर इस वक्त सबकी नजर में है पूरे भारत में, तो सारे लोग वहीं जा रहे हैं, तो वहां ज्यादा स्टेशन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। Sir, I want to thank the honorable member for having raised a specific question on and sought information on the quantum of progress from 2009 to 14 and 2014 to the date, and also for having raised the issue of Gorakhpur. The honorable member is aware I have a special attachment to Gorakhpur. The honorable member and the CM hosted us when we opened Kushinagar Airport, which is an international airport, and I am particularly personally aware of the kind of problem that is being outlined. But let me, before I give him an answer which he will be happy to hear, let me first share with him what progress has been made. आपने पूछा 2009 से 14 तक, मैं 9 पे नहीं शुरू करना चाहता, मैं 2014 पे शुरू करना चाहता हूं। और आपको ये जान के 2014 मई में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, उस समय 2000 मई
2014 की मई में 34 CGD नेटवर्क्स थे 66 सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स में। आज के दिन मैं जनवरी 2022 जनवरी के आखिर 2022 का आंकड़ा देख रहा हूं, ये 66 सिटीज इंक्रीज हुआ है, 612 सिटीज और डिस्ट्रिक्ट 750% इंक्रीज है, 750%। जो PNG हाउस होल्ड्स हैं, मई 2014 में they were 25.4 lakhs. Today they are 88.98 lakhs, is 250% increase. और PNG इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज के लिए मई 2014 में 28,000 कंज्यूमर थे, आज 47,332 है, 69% इंक्रीज। और जिस चीज के आप जिक्र कर रहे हैं CNG स्टेशन, मई 2014 में 938 थे, आज 3,878 है, 313% इंक्रीज है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं पर और जगह जहां पे भी CNG की डिमांड बढ़ रही है और इंडिविजुअल पंप्स पे ये हो रहा है, ये हमारा फोकस है, वहां नंबर ऑफ CNG स्टेशन हम कोऑर्डिनेट करके वो बढ़वा देंगे और बहुत जल्दी होगा। बाकी रही अवेलेबिलिटी ऑफ दी मीडियम गैस, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ हमारे ऑनरेबल मेंबर्स शायद कभी अभी गोरखपुर का हमारा टारगेट है, मिनिमम वर्क प्रोग्राम गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट 36 का टारगेट है, जिसमें 18 लगे हैं, बाकी जो भी है वो भी जल्दी लगवा दिए जाएंगे। अभी ऑनरेबल स्पीकर, as everybody knows, because of an unsettled condition and military action in one part of the world, following the COVID crisis, the prices of LNG in the international market, if you compare the figure from April 21 to February 22, the price hike has been more than 37%, whereas our increase at the bunk has been only 5%. And let me also share with you that insofar as the LPG price, the Saudi CP is concerned, from April 20 to March 22, the price has gone up by 285%, and the increase in the last 6 months alone has been 37%. So I just want to place these facts before the honorable members and this august house so that they understand what the international situation today is. In spite of all that, the government is making every effort to make sure that the consumer at the point of consumption, आपने CNG की बात की, domestic consumer की बात कर रहा हूं, CNG ट्रांसपोर्ट में भी लगता, ऑटो में भी और गाड़ियों में भी CNG की डिमांड आती है, कुछ इंडस्ट्री से भी। हमारी यही हमेशा कोशिश रहती है कि इसको ठीक तरह से बैलेंस प्रायोरिटाइजेशन करके सब कंज्यूमर्स के पास बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल अच्छे अफोर्डेबल प्राइस तक पहुंचाया जाए। शशि थरूर जी। Thank you very much, sir. But just a comment and then I'll ask. The comment is that the minister talked about the fact that the prices have been held despite the international price increase, but there has been no reduction in the taxation, which the central government has been gouging. But that's not my question, sir. I have a constituency-related issue here. In Thiruvananthapuram, we have no CNG vehicle registrations for the simple reason that it's impossible to actually refill or test the CNG stations. Apparently, in our country, something called hydrostatic testing is mandatory, a test procedure to examine CNG cylinders for leaks, structural flaws, and corrosion, and this has to be done every 3 years, sir. Now, we have no such thing in Thiruvananthapuram. Kerala has 7,500 CNG auto rickshaws, but because of the absence of hydrostatic testing, they have to go and take their cylinders to Hyderabad or Nagpur in order to get them tested. So my question to the Honourable Minister, sir, is given this unfortunate situation in a state that is progressive and is willing to go towards more CNG, can you do something to install hydrostatic testing facilities in the state of Kerala so that people are able to have an incentive and, in fact, a practical approach
to being able to have more CNG vehicles in our state, and in my district in particular. Thank you, Mr. Speaker. Sir, I am not personally aware of the specific issues that might be relevant to the honorable member's constituency. But I have been reviewing this in its entirety, and I think that if there is an issue such as this, which comes under PESO, which is under the Department of Industrial Policy and Trade, I would be happy to coordinate it with them, because as far as I know, this is an issue which should not be difficult to resolve, because if it is a question of a testing system, but I think the Honorable Minister, my senior colleague Shri Piyush Goyal ji, I will be happy to sit with him and with the Honorable Member to see what it is that can be done there. But our overall policy is to award these areas and based on MWP to have the entire population covered, specifically in areas where it is not difficult because of the topography. And the beautiful state of Kerala comes under that category. There is no question of difficulty, some difficulties which we face in certain other parts of the country. So I will be happy to sit with him and with my senior colleague Mr. Goyal to see what we can do on this particular issue. Question number 306, Sri Anil Firozia. धन्यवाद अध्यक्ष जी. 306. Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने हाइड्रोलिक कार्बन अवशेष के तय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई समृद्ध लक्ष्य निर्धारित किया है? यदि ब्यौरा है तो क्या है? Sir, the honorable member has asked a question which I think goes to the heart of the energy security issue that we face. Sir, we have, I think, 26 sedimentary basins and a total of something like 3.3 million square kilometers covered under these 26 sedimentary basins. Regrettably, because in the past we have not, we meaning the government of the day, has not devoted sufficient attention to increasing the area under exploration and production. Over the years, the amount of sedimentary basin which has been exploited for exploration and production has remained static between 6 and 7%. I'm very happy to inform the honorable member that following Modi ji's government in May 2014, we took some concrete steps in 2016 onwards. Today, the sedimentary area under exploration and production has gone up from 6, 7 to 10%. It is our expectation this will go up to 15% very shortly and go on to 30% after that. It should be our endeavor, especially since we import 85% of our requirements of crude and about 50-55% of gas, that we should become totally self-reliant in terms of our own listing. A number of steps have been taken. Some of these are listed in the annexure to the answer I have provided the honorable member. These are steps which relate to doing ease of business, which are steps where we have changed the method of the auction. Instead of production sharing, what we have done is, if it is very costly, it is costly to invest in exploration production, we are giving the people who do that a free run. If they find oil or gas and have a windfall gain, we would do that. A number of steps have been listed in the answer to the question itself, sir. And I'd be very happy if there are others. This is a very important and complicated subject, and our attempt all the time is to get the narrative out for everyone to understand what the issues are, how we are dependent on imports, and what we can do to rectify that. Thank you, sir. Tiwari ji. Very much, Mr. Speaker, sir. I know we are short on time. I just wanted to ask the Honorable Minister, one of the most significant... किया गया है। मैं सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि अवलंबनी आर्थिक रूप से कमजोर अन्न पिछड़ी ओबीसी के लिए 8 लाख की आय सीमा तय करने संबंधी आश्वासन को लागू कराए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर अन्न पिछड़ी जाति के गरीबों को लाभ मिल सके। Thank you. Question hour is going to be taken up
I would urge upon the members to be brief and sharp in their question. Supplementary. Ministers also should be brief, so that you can cover more questions and get proper answers. This has to be kept in mind. Question. Member should ask the question and minister should answer the question. 226. Srimati Rajani Patil ji. Minister Mantri ji. आंसर स्टेबल के ऊपर सप्लीमेंट्री संजय सेठ ये जानना चाहता हूं कि क्या अलग अलग प्रदेश सरकारों से जम्मू कश्मीर में अपने सदन बनाने के लिए कोई प्रस्ताव दिए गए हैं? यदि हाँ, तो इस पर सरकार उन प्रदेशों को जमीन देने पे कोई विचार कर रही है? अध्यक्ष जी, ये टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। ये कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है। इसके कारण से हम हर स्टेट गवर्नमेंट से बात